बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने थे आज के लेक्चर्स में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। कंडीशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बस जस्ट कॉन्सेप्ट देने की यहाँ पे ट्राई की गई है कि कंडीशनल स्ट्रक्चर क्या है। हाई लेवल लैंग्वेजेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है कि कंडीशन बेस पे चलने वाले स्ट्रक्चर्स को हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। यानी हम कोई क्राइटेरिया दे देते हैं, हम कोई कंडीशन दे देते हैं और फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट चलती है या स्किप होती है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि इसमें दो ब्लॉक हम डालते हैं, दो हम एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स डालते हैं और फिर एक ही कंडीशन बेस पे डिसाइड होता है कि किस ब्लॉक में चलना है। जैसे इफ़ एल्स हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेंगे या सिंपल इफ़ या इफ़ एल्स हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 30 स्टूडेंट इज़ पास, यानी हमने एक क्राइटेरिया सेट किया कंडीशन और उसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि स्टूडेंट पास है, पासिंग क्राइटेरिया में आता है कि नहीं आता। और इसी तरह से फिर हम कहते हैं कि एल्स अगर वो उसके मार्क्स अबव हैं 30 से तो वो पास है, लेकिन अगर उसके मार्क्स 30 से अबव नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास दूसरा ब्लॉक चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्टेटमेंट्स चलें और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्किप हो जाएं। इस कंडीशन की बेस पे डिसाइड होगा कि स्टेटमेंट 1 ने चलना है या स्टेटमेंट 2 ने चलना है। एक टाइम पे एक चलेगी तो दूसरी स्किप होगी। ऐसा भी हो सकता है स्टेटमेंट 2 चले, स्टेटमेंट 1 स्किप हो जाए, स्टेटमेंट 1 चले जा, स्टेटमेंट 2 स्किप हो जाए। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते इफ़ एल्स को। हमारे पास इस किस्म के कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमारे पास इस किस्म के कोई फंक्शंस असेंबली के अंदर नहीं है। लेकिन हमने जैसे इसके अंदर स्टडी किया कि हम जंप को यूज़ कर सकते हैं और जंप को यूज़ करते हुए अन्य कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी बेसिकली हम उन्हीं जंप को ही यूज़ करते हुए अपना इफ़ एल्स वाला क्राइटेरिया बनाएंगे। अब इस चीज़ को हम किस तरह से हाई कोड में लिखते हैं और किस तरह से हम असेंबली में चेंज करते हैं, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है। ये जो कोड है ये आपने मिक्स नहीं करना कि मैंने आपको कहा कि इफ़ तो हम यूज़ नहीं कर सकते तो हम इफ़ को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि एक कोड जो हाई में हम इस तरह से लिख रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमने हाई में एक कंडीशन बनाई जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए और उन 2 वेरिएबल्स को कहा कि अगर ये दोनों इक्वल हों तो x की वैल्यू 1 हो जाए, y की वैल्यू 2 हो जाए। अच्छा, अब या तो ये इक्वल होंगे, हमें नहीं पता कि इक्वल हैं कि नहीं, इनके अंदर क्या वैल्यूज़ पड़ी हैं, वो कंपेयर होते हैं या नहीं होते। अगर हो जाते हैं तो क्या होगा, कंपाइलर अंदर जाएगा और x और y को इनिशियलाइज़ कर देगा 1 और 2 से। लेकिन अगर ये ऑपरेटर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, आप ऑलरेडी हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास कंपाइलर इफ़ के पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा। इसमें एल्स हमने इंक्लूड ही नहीं किया, जस्ट हमने इफ़ को यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स इक्वल आई ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि हमारे पास हाई लेवल में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे तो फिर आप इजीली इसे असेंबली में भी लिख सकते हैं। असेंबली के अंदर एक चीज़ याद रखनी है, इफ़ और एल्स से कंफ्यूज नहीं होना कि इफ़ की स्टेटमेंट नीचे, एल्स की स्टेटमेंट ऊपर। जैसे आपने से कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन रेस भी किया था क्लास के अंदर भी कि इफ़ के स्टेटमेंट हम नीचे क्यों लगा रहे हैं, तो वो मैंने आपको तब भी कहा था इफ़ एल्स को भूल जाएं। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि जैसे इफ़ एल्स काम करता है उस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम इस किस्म के जंप को यूज़ करते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जंप का मतलब इफ़ है या जंप का मतलब एल्स है या जंप की स्टेटमेंट का मतलब इफ़ की स्टेटमेंट या एल्स की स्टेटमेंट है। जिस
इस तरह का क्राइटेरिया आपने बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप खुद से क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जंप लगा सकते हैं। अब ये एक मेथड मैं आपको बता रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही यही मेथड हो। हमने पीछे बहुत सारे जंप क्राइटेरियाज पढ़े हैं, उनमें से जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये वाला जंप भी सूट कर सकता है, आप उस जंप को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही एग्जांपल को डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड से मैंने सॉल्व कर दी है, आप बाकी किसी और मेथड से भी करना चाहें, बस मतलब यही होना चाहिए कि वैल्यूज़ कंपेयर हों, कंपेयर होने पे x और y को 1 और 2 मिल जाए। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जहाँ पे हमने कंपेयर किया, सबसे पहले तो हमने ऑपरेटर 1 को EAX में मूव किया, सही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऑपरेटर 2 को EAX के साथ कंपेयर किया। अब EAX में ऑलरेडी क्या पड़ा है, ऑपरेटर 1, और उसे हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऑपरेटर 2 के साथ, यानी ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे हमने बना ली। अच्छा, अब हमने कहा था कि अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो, x = 1 y = 2 हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक जंप लगाया। इस जंप का मतलब क्या है, JNE जंप इफ़ नॉट इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होते, पहले तो ये बताएं कि इसमें क्या हो रहा था, जब इक्वल नहीं थे तो प्रोग्राम क्या हो रहा था, एंड हो रहा था। यहाँ पे हमने कहा कि अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या हो, L1 पे मूव कर जाएं। अब L1 कहीं नीचे पड़ा होगा और L1 के आगे क्या होगा, L1 के आगे हम एंड लिख देंगे कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है, सही है। अभी L1 हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन इसमें L1 के, क्योंकि हमने कहा था कि एल्स पे क्या प्रोग्राम एंड हो जाए, तो यहाँ पे हमने कहा कि जब इक्वल ना आए तो फिर क्या हो कि हमारे पास यहाँ पे L1 पे ये मूव कर जाए। ये तो हो गया। अगर हमारे पास ये कंडीशन यानी ये लूप नहीं चलता, इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल हैं। हमने यहाँ पे यही कहा ना कि जंप इफ़ नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं है तो प्रोग्राम वहाँ यहाँ पे एंड हो गया। अगर इक्वल हुए तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये फुल जंप वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, फिर कोई जंप नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वैल्यूज़ इक्वल हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं, तभी कोई हमारे पास जंप नहीं हो रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे मूव x1 कर दिया और मूव x2 कर दिया, सही है। जब हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल आई तो हमने x में 1 y में 2 मूव करवा दिया। इसी तरह से एंड पे हमने L1 लगा दिया। L1 तब काम करेगा जब हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पे मैंने कहा जंप इफ़ नॉट इक्वल और हमने प्रोग्राम एंड किया। आप ऐसा भी कर सकते थे यहाँ पे कि आप यहाँ पे जंप इफ़ इक्वल लगा देते, ठीक है, और जंप इफ़ इक्वल की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे x को 1 और y को 2 करवा देते। मैंने आपको कहा ना कि एक ही प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, तो आप यहाँ पे जंप नॉट इक्वल के बजाय जंप इक्वल लगाते, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ब्लॉक में फिर ये चीज़ लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके रेलेवेंट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि द फॉलोइंग सूडो स्टेटमेंट हैज़ 2 ब्रांचेस। अब पीछे मैंने जस्ट क्या किया था, इफ़ को यूज़ किया था, इफ़ और इफ़ के रेलेवेंट फिर ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें मैंने इफ़ भी यूज़ किया और इसमें मैंने एल्स भी यूज़ किया। इफ़ ऑपरेटर 1 यानी हमने यहाँ पे यूज़ क्या करनी है, 2 ऑपरेटर 1 और ऑपरेटर 2, इनको कंपेयर करना है। अब अगर ऑपरेटर 1 2 से बड़ा होगा तो रूटीन 1 हमारे पास कॉल होगी, यानी ये कोई फंक्शन है, ये कोई प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कॉल होगा। और अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ जाती है तो एल्स में हमने कहा कॉल रूटीन 2, यानी जब ऑपरेटर सिंपल, यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट क्या लिया कि आपके पास 2 ऑपरेटर्स होंगे। अगर ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2 से बड़ा है तो क्या हो, रूटीन 1 कॉल हो, और अगर ऑपरेटर 1 बड़ा नहीं है यानी वो इक्वल हो सकता है या वो छोटा हो सकता है, तो फिर क्या होगा कि फिर हमारे पास रूटीन 2 कॉल हो जाएगी।
इसके रेलेवेंट असेंबली कोड यहाँ पे मैंने लिख दिया। सेम इसी तरह से ऑपरेटर 1 को हमने EAX में मूव किया, ऑपरेटर 2 के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे मैंने कहा जंप इफ़ ग्रेटर, ऑपरेटर 1 अगर बड़ा है तो A1 पे जंप कर जाए, यानी यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो डायरेक्ट हमारा असेंबलर यहाँ पे आएगा और रूटीन 1 को कॉल कर देगा। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, फिर दो ही सूरतें हैं। अगर वो बड़ा नहीं है तो या वो छोटा है या वो इक्वल है। तो हमने कहा था छोटा या इक्वल हो तो क्या हो, रूटीन 2 कॉल हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर वो छोटा या इक्वल है तो फिर ये स्टेटमेंट हमारी फुल क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये चलेगी नहीं। जब चलेगी नहीं तो हमारे पास रूटीन 1 कॉल होगी नहीं, और सीक्वेंस में हमारे पास यही स्टेटमेंट चलेगी, रूटीन 2 कॉल होगी और फिर हमारा प्रोग्राम जंप करके हमने एंड करवा दिया। या आप इस तरह से भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे कि लाइक आप इकट्ठा ही यहाँ पे हमने जैसे स्टेटमेंट बनाई जहाँ पे ग्रेटर, जहाँ पे इफ़ नॉट ग्रेटर करके भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते थे। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। अक्सर जब हम प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कोड हम बनाते क्यों हैं, सॉफ्टवेयर के लिए, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जैसे हमें हाई लेवल का आना ज़रूरी है, इसी तरह से हमें असेंबली लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की क्या होती हैं। जैसे अब ये तो हमने सिंपल कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब जस्ट एक ब्लॉक। लेकिन आप लोगों ने जैसे मल्टीपल इफ़ एल्स पढ़े हुए हैं, इफ़ होता है फिर उसकी कंडीशन होती है, फिर एल्स इफ़ एक और कंडीशन होती है, फिर इसी तरह से बहुत सी कंडीशंस होती हैं। इस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं तो उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना भी डिफ़िकल्ट होता है, और उसमें से ये फाइंड आउट करना कि आपका कोड प्रॉपरली रन कर रहा है या नहीं, ये भी डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए क्या किया जाता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है कि रैंडम वैल्यूज़ हम खुद से देना शुरू कर देते हैं अपने कोड को। रैंडम वैल्यूज़ दे के हम खुद से देखते हैं कि यानी आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास सोर्स कोड की कॉपी होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर जो ओरिजिनल सोर्स कोड है वो नहीं, आप उसकी एक कॉपी लेंगे और फिर उसके अंदर उसे रन करते हुए रैंडम वैल्यूज़ देंगे। और रैंडम वैल्यूज़ ऐसे देंगे कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं 2 अगर एंटर कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या आनी चाहिए। अगर आपके अकॉर्डिंग वही आउटपुट आ रही है, इसका मतलब कि आपका ये वाला ब्लॉक काम कर रहा है। फिर आप वैल्यू चेंज करके किसी और ब्लॉक को टेस्ट करें। इस तरह से हम छोटे छोटे सब रूटीन्स को या सब ब्लॉक्स को या प्रोसीजर्स को, इंडिविजुअल प्रोसीजर्स को कॉल करते हैं, उन्हें चेक करते हैं, और अगर हमें लगता है कि सब ओके है तो फिर इसका मतलब होता है कि हमारी टेस्टिंग कंप्लीट होगी, हमारा कोड प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो ये प्रोसेस बेसिकली हम सॉफ्टवेयर्स को जनरेट करते हुए बनाते हैं और इसको कहा जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। शॉर्टली पूछा जा सकता है, इसलिए इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। अच्छा, कंपाउंड एक्सप्रेशंस, जैसे आपने हाई लेवल के अंदर ये भी पढ़े हुए हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं जिसमें हम एंड या और को यूज़ करते हुए एट अ टाइम 2 कंडीशंस को चेक करते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं कि स्टूडेंट के हमने मार्क्स देखने हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर हैं 33 से, और दूसरी चीज़ वो स्टूडेंट उसकी अटेंडेंस भी ग्रेटर है 70%, तो फिर वो पास होता है। हमने कहा कि ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट ओके होंगी, ट्रू होंगी तो पास प्रिंट होगा, क्योंकि हमने कहा दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो हम इसके दरमियान में फिर क्या करते थे, एंड ऑपरेटर को यूज़ करते थे। और इसी तरह से अगर आपको कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी ओके हो जाता है तो स्टूडेंट पास है, तो फिर हम यहाँ पे और ऑपरेटर को यूज़ करते थे। मकसद क्या था, एट अ टाइम 2 कंडीशंस को चेक करके उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई आउटपुट प्रोवाइड करना। तो इसी तरह से हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने एट अ टाइम 2 कंडीशंस को कंपेयर करना हो और उसके अकॉर्डिंग हमने कोई ना कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना हो। अब एक सूडो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़
ए एल ग्रेटर देन बी एल और इसी तरह से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है एंड ए बी एल ग्रेटर देन सी एल। अब ये हमारे पास क्या हैं, रजिस्टर्स हैं, अकोमोडेटर लोअर की वैल्यू अकोमोडेटर लोअर की वैल्यू बेस लोअर से बड़ी है और बेस लोअर की वैल्यू काउंटर लोअर से बड़ी है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास x को 1 मिल जाए। और इसी तरह से हम कहते हैं कि बस जस्ट इतना ही है, एंड इफ हो गया। हमने एट अ टाइम 2 कंडीशंस को चेक करना है और फिर हमने क्या करना है, प्रोग्राम में x की वैल्यू को 1 दे के एंड कर देना है। अब ये कोड हम किस तरह से असेंबली के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले हमने कंपेयर करना है ए एल और बी एल, क्योंकि ऑलरेडी वो रजिस्टर्स हैं तो किसी को मूव करवाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ए एल और बी एल को कंपेयर किया, हमने कहा था कि अगर ए एल की वैल्यू, क्या कहा था हमने कि ए एल की वैल्यू बी एल से बड़ी है और बी एल की वैल्यू सी एल से बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंडीशंस बनानी है। जंप इफ़ अबव, इसका मतलब क्या है, डेस्टिनेशन इज़ ग्रेटर देन सोर्स देन। अगर ऐसा है, अब जो नहीं कि ऐसा हो, अगर ऐसा है तो क्या हो, L1 पे मूव कर जाए। और अगर ऐसा नहीं है, यानी डेस्टिनेशन सोर्स से बड़ा नहीं है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट तो हो जाएगी स्किप। और फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे हमने एक और जगह का रखा है जंप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नीचे की एक लेबल होगा जिससे क्या होगा कि एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अच्छा, अगर तो हमारे पास L1 पे जंप कर जाता है, यानी डेस्टिनेशन सोर्स से बड़ी है, तो फिर हम BL को CL से कंपेयर करेंगे। अगर ये भी हमारे पास बड़ी आ जाती है, तो फिर हम कहते हैं जंप L2 पे, लेवल 2 पे मूव कर जाए। ज़रूरी नहीं L1 L2 ऐसे नाम दें, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमें पता चला था कि AL, यानी ये स्टेटमेंट चली, ये स्टेटमेंट नहीं, ये वाली स्टेटमेंट चली, तो उसका मतलब था कि AL और BL से बड़ा है। जंप करके हम इधर आए और यहाँ पे हमें पता चला कि BL भी CL से बड़ा है, तो फिर क्या होगा, J2 पे मूव कर जाएगा। और J2 में सिंपली हमने क्या करना है, X में हमने 1 को मूव करवा दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आ जाती है, BL नहीं है बड़ा, ग्रेटर देन CL नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास L2 पे तो जंप करेगा ही नहीं, फिर किस पे जंप करेगा, नेक्स्ट पे। यानी ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो नेक्स्ट पे जंप करना है, ये कंडीशन भी फॉल्स हुई तो नेक्स्ट पे जंप करना है। और नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट हमारे पास वो ब्लॉक है जिसमें हमारा कोड एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में कंपैरिजन करके हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कंपैरिजन में ही कंपैरिजन किया है। हमने पहले ब्लॉक को कंपेयर किया, फिर जंप लगा के जब दूसरे ब्लॉक में गए तो उसमें फिर से हमने एक कंपैरिजन किया और फिर हम इस तरह से नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव करके हमने स्टेटमेंट को वर्क करवाया। इसी तरह से और की एग्जांपल है, और की एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक में से कोई एक भी ओके हो जाता है तो हमारी स्टेटमेंट चल पड़ती है, ठीक है। हमने कहा इफ़ AL ग्रेटर देन BL और BL ग्रेटर देन CL, यानी इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी चल जाती है, AL बड़ा हो जाता है या BL बड़ा हो जाता है, तो क्या होगा, हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे या AL बड़ा होगा या BL बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा, तो ओवरऑल क्या होगा कि हमारे पास X को 1 मिल जाएगा, सही है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, कंपेयर किया AL और BL को। अगर कंपेयर में यहाँ पे देखें जंप इफ़ अबव, यानी AL बड़ा होता है तो L1 पे चला जाए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अब कंपैरिजन हमने AL में नहीं करना पहले तो, क्योंकि एंड था तो एंड में हमने कंपैरिजन AL में किया था। अब हम यहाँ पे अलग ब्लॉक बनाएंगे। हमने अलग ब्लॉक बनाया, कंपेयर BL एंड CL। अगर ये भी हमारे पास अबव हो जाता है तो फिर क्या मूव कर जाए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है जंप बिलो और इक्वल पे, तो यहाँ पे बेशक जंप बिलो और इक्वल लगाने के बजाय JAL1 ही लगा दें, तो क्या होगा, L1 पे ही मूव कर जाएगा। इस स्टेटमेंट की जगह पे आप JAL1 भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर यही लगाते हैं तो हमने यहाँ पे कह दिया कि नेक्स्ट पे मूव कर जाए अगर इक्वल नहीं होते।
इसमें क्या है कि फिर हमें नेक्स्ट का एक अलग से बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जस्ट हम क्या कर देते, JAL1 लगा देते, यहाँ पे भी JAL1 लगा देते इस स्टेटमेंट की बजाय, और L1 के अंदर हमने क्या करवा दिया, x में 1 को मूव करवा दिया। स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी नहीं और प्रोग्राम ऑटोमेटिकली हमारा एंड हो जाएगा।